गुड इवनिंग लर्नर्स। आज हम लोग एनसीईआरटी सीरीज़ में थर्ड चैप्टर अपना कंप्लीट करने जा रहे हैं, जो कि है अवर चेंजिंग अर्थ। सो लेट्स स्टार्ट। सो जो लिथोस्फेरिक प्लेट है वो क्या है, वो बहुत सारी स्मॉल प्लेट्स में टूट गई है। नंबर्स ऑफ प्लेट में क्या है, टूट गई है। और ये जो प्लेट्स बहुत सारी ब्रोक डाउन हुई हैं, उस प्लेट्स को हम लोग क्या बोल रहे हैं, लिथोस्फेरिक प्लेट्स वो कहते हैं। ओके, जो लिथोस्फेरिक हमारी लेयर थी वो क्या हुई है, बहुत सारी प्लेट्स में टूट गई है। कुछ प्लेटें जो बड़ी प्लेटें हैं वो मेजर प्लेट्स हैं, और कुछ क्या है, छोटी छोटी प्लेट में टूट गई हैं। जैसे छोटी प्लेट्स में जो माइनर प्लेट का एग्जांपल है, उसमें से आपको देखेंगी नाज़का प्लेट। जो नाज़का प्लेट है ये हमारी क्या, एक छोटी प्लेट है। तो ये हमारी क्या होती है, माइक्रो प्लेट्स होती हैं। तो ये जो लिथोस्फेरिक प्लेट है वो क्या है, बहुत सारी नंबर्स ऑफ प्लेट में टूट गई हैं। और जिन जो प्लेट्स हैं इनको क्या बोलते हैं, लिथोस्फेरिक प्लेट्स बोलते हैं। जो लिथोस्फेयर लेयर है वो बहुत सारे प्लेट्स में टूट गई है, जो कि स्मॉल पार्टिकल्स भी हैं और कुछ बड़ी प्लेटें भी हैं। और उन सभी प्लेटों को हम लोग क्या बोल रहे हैं, लिथोस्फेरिक प्लेट बोल रहे हैं। और ये जो प्लेट हैं ये क्या कर रही हैं, बहुत टाइम में मूव करती हैं। इन प्लेट्स में मूवमेंट पाया जाता है, ये जो लिथोस्फेरिक प्लेट्स हैं। और इनका जो मूवमेंट होता है वो जस्ट अ फ्यू मिलीमीटर्स ईच ईयर में ये हर ईयर क्या होता है कि कुछ मिलीमीटर्स ये जो प्लेट्स हैं ये मूव करती हैं। और दिस इज बिकॉज ऑफ द मूवमेंट ऑफ द मोल्टेड मैग्मा। और ये जो आपका मोल्टेड मैग्मा है इनसाइड ऑफ द अर्थ में, जो मैग्मा आता है ये उसके कारण ये क्या हो रही हैं, मूव कर रही हैं। ओके, तो अगर आपका अगर क्वेश्चन आ रहा है कि ये जो लिथोस्फेरिक प्लेट्स में जो मूवमेंट आपको मिलती है ये क्यों मिलती है, इसका रीज़न क्या है, तो इसका रीज़न क्या है कि जो मोल्टेड मैग्मा है वो हमारे इनसाइड ऑफ द अर्थ में वो क्या कर रहा है, वो मोशन में है। वो कैसा है, सर्कुलर मोशन में वो लगातार क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। इसलिए उसकी वजह से क्या हो रही है, लिथोस्फेरिक प्लेट्स भी आपकी क्या हो रही हैं, मूव हो रही हैं। और इसके बाद आप क्या पढ़ेंगे कि जो अर्थ, ये जो आपके मूवमेंट हो रहे हैं, तो अर्थ मूवमेंट को क्या होता है कि आपको फोर्सेस के बेसिस पे क्या किया जाता है, टू टाइप्स में डिवाइड किया जाता है, डिवाइड कर दिया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ फोर्सेस के बेसिस पे आपको डिवाइड कर दिया जाता है। और ये फोर्सेस क्या होते हैं, जो आपके इंटीरियर ऑफ द अर्थ में वर्क कर रहे हैं। द फोर्सेस विच एक्ट इन द इंटीरियर ऑफ द अर्थ आर कॉल्ड एज इंडोजेनिक। इंडोजेनिक फोर्सेस कौन से फोर्स हैं, इंडोजेनिक फोर्सेस वो फोर्स हैं जो आपके अर्थ के इंटीरियर में वर्क कर रहे हैं। मतलब जो आपके अर्थ के इंटीरियर में ओरिजिन हो रहे हैं उनको हम लोग क्या बोलते हैं, इंडोजेनिक फोर्स। एंड द फोर्सेस दैट वर्क ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड एक्सोजेनिक फोर्सेस। एक्सोजेनिक फोर्सेस क्या हैं, जो अर्थ सरफेस पे वर्क कर रहे हैं वो हमारे क्या हैं, एक्सोजेनिक फोर्सेस हैं। इसमें से देखिए आपके एनसीईआरटी में ये एक डायग्राम फ्लो चार्ट दिया हुआ है, डायग्राम मैं नहीं कह रही हूँ इसको, ये एक फ्लो चार्ट दिया हुआ है। इसके बेसिस पे हम लोग पढ़ लेते हैं कि कैसे क्या इनका इसमें से आपके पार्ट हैं, या इसके कैसे आपको आइडेंटिफाई करना है कि कौन आपके इंडोजेनिक फोर्सेस हैं और कौन आपके एक्सोजेनिक फोर्सेस हैं। तो ये जो हमारा टॉपिक है, ये हमारा टॉपिक है अर्थ मूवमेंट। ओके, तो इसमें से मैंने आपको पहले ही बता चुकी हूँ मैं कि टू टाइप्स के फोर्स वर्क कर रहे हैं। एक आपका है इंडोजेनिक फोर्सेस। जो आपका इंडोजेनिक फोर्सेस है उसमें हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, इंडोजेनिक फोर्सेस को भी आपको टू पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया है। जो आपका फर्स्ट पार्ट है उसको हम लोग सडन फोर्स बोला है। सडन फोर्स मतलब जो आपका फोर्स जैसे ही ओरिजिनेट हो उसका रिजल्ट भी आपको तुरंत देखने को मिल जाए, तो वो आपका क्या है, सडन फोर्स। इसको कुछ बुक्स में कैटास्ट्रॉफिक फोर्सेस भी दिखा हुआ है। और एक आपका है डायस्ट्रॉफिक फोर्स। डायस्ट्रॉफिक फोर्स मतलब स्लो फोर्स। ये क्या कर रहा है, बहुत टाइम टेकिंग फोर्स है। तो जो आपका सडन फोर्स है या जो सडन मूवमेंट होती है और उसका सडन ही रिजल्ट देखने को मिल जाता है, तो उसके आपके कौन कौन से, इसमें आपको क्या क्या पढ़ना पड़ेगा, इसमें आपको अर्थक्वेक को पढ़ना है,
आपके इंटीरियर ऑफ द अर्थ में कुछ प्लेट्स के बीच में क्या हुई, मूवमेंट हुई, उस चक्कर में आपको उस कारण आपको क्या हुआ कि तुरंत आपको उसका जो आपको रिजल्ट है वो आपके सरफेस पे देखने को मिल जाएगा। वॉल्केनो मैग्मा इंटीरियर ऑफ द अर्थ में मूव कर रहा है और उससे क्या हो रहा है कि आपके जो अर्थ सरफेस में होती है वो वॉल्केनो अभी आपको पढ़ेंगे तो उससे क्या होता है, मैग्मा बाहर निकल आता है आपके अर्थ सरफेस में। और होती हैं लैंडस्लाइड, ये तो आप एग्जाम्पल देख ही रहे हैं देहरादून में, एंड जो नॉर्थ वाले एरिया हैं वहाँ पे लैंडस्लाइड आपको देखने को मिलती हैं। और जो डायस्ट्रॉफिक फोर्सेस क्या होते हैं, जो डायस्ट्रॉफिक फोर्स होते हैं जो बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग होते हैं, जो बहुत स्लो मूवमेंट होती हैं, बहुत टाइम लगाती हैं। तो इसमें से आपका एग्जाम्पल क्या हो गया, माउंटेन बिल्डिंग, ये आपका हो गया डायस्ट्रॉफिक फोर्सेस, क्योंकि माउंटेन को पूरा बनने में काफ़ी समय लगता है, 1000 ईयर्स लग जाते हैं पूरा माउंटेन आपका बनने में। ओके, तो ये हमारा क्या है, डायस्ट्रॉफिक फोर्सेस है। एंड इसमें जो आपका एक इंडोजेनिक फोर्स होता है और एक आपका दूसरा होता है एक्सोजेनिक फोर्सेस। एक्सोजेनिक फोर्सेस में क्या होता है, आपके इरोजन वर्क करते हैं, डेपोजिशनल फोर्सेस वर्क करते हैं, एंड आपकी वेदरिंग भी वर्क करती है। तो इसमें एक आपका लिखा नहीं है, जो कि एक और क्या है, वेदरिंग भी इसका एक है। ओके, तो जो इसमें आपको एग्जाम्पल में क्या पढ़ेंगे, इसमें आप रिवर पढ़ेंगे, क्योंकि रिवर के कारण भी जो इरोजनल लैंडफॉर्म और डिपोजिशनल लैंडफॉर्म बनते हैं। विंड को पढ़ेंगे, विंड से क्या होते हैं, बहुत सारे इरोजनल लैंडफॉर्म बनते हैं और डेपोजिशनल लैंडफॉर्म बनते हैं। सी वेव से भी और ग्लेशियर से भी क्या हो रहा है, बहुत सारे इरोजनल एंड डेपोजिशनल लैंडफॉर्म बन रहे हैं। जैसा कि मैं बता रही थी कि रिवर और विंड और सी वेव्स और ग्लेशियर से भी बहुत सारे इरोजनल और डेपोजिशनल लैंडफॉर्म बन रहे हैं। हम जो नेक्स्ट क्लासेज आएंगी उसमें हम लोग लैंडफॉर्म्स के बारे में पढ़ेंगे। अब जैसा कि हम लोग इंडोजेनिक फोर्सेस के बारे में पढ़ रहे थे, तो जो इंडोजेनिक फोर्स होते हैं, जो आपके इंडोजेनिक फोर्सेस हैं, सम टाइम प्रोड्यूस सडन मूवमेंट। कुछ टाइम आपको क्या दिखता है, सडन मूवमेंट मिलता है, एंड कुछ टाइम आपको क्या होता है, स्लो मूवमेंट्स देखने को मिल रहे हैं। और जो सडन मूवमेंट होते हैं उसके एग्जाम्पल आपके कौन कौन से हैं, अर्थक्वेक, वॉल्केनो और लैंडस्लाइड, आपको जो मैंने बताया था। इसकी वजह से क्या हो रहा है, बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्शन ओवर द सरफेस ऑफ द अर्थ देखने को मिला। बहुत सारा आपका क्या होता है, मास डिस्ट्रक्शन देखने को मिलता है। आपके ये जो सडन मूवमेंट होते हैं उसकी वजह से, मतलब कैटास्ट्रॉफिक फोर्सेस की वजह से। अब देखिए इसमें हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, वॉल्केनो। अब ये जो वॉल्केनो है इसको थोड़ा सा हम लोग समझ लेते हैं कि ये वॉल्केनो क्या है। ये जो आपको वॉल्केनो है, इसको अगर आप ध्यान से देखें तो इसका ये आपको जो यहाँ पे दिख रहा है, ये आपका क्या है, ये आपका एस्थेनोस्फीयर, और यहाँ पे क्या है, मॉल्टेड लावा जो है वो यहाँ पे एक्यूमुलेटेड है। ओके, अब यहाँ से क्या हुआ, वॉल्केनो यहाँ पे ये जो चैम्बर है वहाँ से क्या हुआ कि ये जो लावा है वो ऊपर की तरफ मूव कर रहा है, और जब ये ऊपर की तरफ मूव करेगा और जहाँ पे उसको क्रैक मिल जाता है वहाँ से क्या होता है, ये ऊपर की तरफ मूव करने लगता है। तो ये जिस पाइप से ऊपर की तरफ जा रहा है उस पाइप को हम लोग क्या बोलते हैं, वेंट बोलते हैं, वॉल्केनिक वेंट बोलते हैं। ओके, और ये जो आपको रेड कलर से इसमें दिख रहा है ये पूरा क्या है, ये आपका लावा है। और क्या हो रहा है, जो इसका माउथ होता है, माउथ में क्या होता है, एक क्रेटर टाइप का शेप बन जाता है, मतलब एक बाउल टाइप का शेप बन जाता है। तो वो जहाँ से वो क्या हो रहा है, लावा निकल रहा है, तो उसका माउथ होता है उसको क्या बोलते हैं, क्रेटर बोलते हैं। ओके, और ये जो आपको बताया ही था, जहाँ पे आपका जो एस्थेनोस्फीयर में जहाँ पे मैग्मा आपका एक्यूमुलेटेड है, डिपॉजिट है, वो क्या है, मैग्मा चैम्बर है। और जो आपका अपर सरफेस होती है उसको हम लोग क्रस्ट बोल रहे हैं। और ये आ कहाँ से रहा है, मैग्मा मेंटल से या एस्थेनोस्फीयर से। तो अब इसमें क्या लिखा है, अ वॉल्केनो इज अ वेंट, मतलब ये ओपनिंग वाला मैंने जो बताया, ये जो क्रेटर मैंने आपको बताया, ये जो ओपनिंग पॉइंट है
यहाँ से क्या हो रहा है, विच मॉल्टेड मटेरियल इरप्ट सडनली, यहाँ से क्या हो रहा है, अचानक से आपके जो मॉल्टेड मटेरियल्स होते हैं वो निकलने लगते हैं। इसमें क्या क्या होता है, आपको लावा निकलेगा, लावा में क्या होता है, बहुत सारी गैसेस निकलती हैं, ऐश निकलती, और इसमें से बहुत सारे सिलिका मटेरियल्स होते हैं। वो भी जो सिलिका मटेरियल्स होते हैं वो एसिडिक होते हैं, बेसिक होते हैं, इसके भी अलग अलग टाइप्स होते हैं। ओके, अब हम लोग पढ़ेंगे कि इसमें से और क्या चीज़ें दी हुई हैं। तो अगर आप इसमें देखें तो ये आपको मिलेगा, जो मैंने आपको जैसे पढ़ाया था कि एक होता है इंडोजेनिक और एक होता है एक्सोजेनिक। ओके, तो जो इंडोजेनिक है, इंडो का मीन क्या है, इनसाइड, और जेनिक मतलब ओरिजिन। तो जो आपके फोर्सेस इनसाइड ऑफ द इंटीरियर से ओरिजिनेट हो रहे हैं उसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, इंडोजेनिक। और जो हमारे एक्सो का मतलब क्या है, आउटसाइड। तो जो हमारे आउटसाइड ऑफ द अर्थ जो है वहाँ पे जो फोर्सेस ओरिजिनेट हो रहे हैं उनको हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सोजेनिक। ओके, तो ये हमारा हो गया इंडोजेनिक और एक्सोजेनिक। अब हम लोग देखेंगे कि आपको अर्थक्वेक के बारे में, क्योंकि आपका जो सडन मूवमेंट्स या सडन फोर्सेस वर्क कर रहे हैं उसमें से वॉल्केनो भी है और हमें अर्थक्वेक भी पढ़ना है। तो अब हम लोग देखेंगे अर्थक्वेक को। तो अर्थक्वेक क्या है कि आपको मैंने पहले ही फर्स्ट लाइन ही आपको क्या बताई थी कि क्या हो रहा है कि लिथोस्फेरिक जो प्लेट्स हैं वो क्या कर रही हैं, मूव कर रही हैं। और जब ये मूव कर रही हैं तो उसमें क्या होता है, वाइब्रेशन होता है। और जब ये वाइब्रेशन बहुत ज़्यादा हो जाता है तो उसी को हम लोग क्या बोलने लगते हैं, अर्थक्वेक बोलने लगते हैं। ओके, और जब आप अर्थक्वेक को पढ़ेंगे तो उसमें क्या होता है, आपको जहाँ से ये क्या हो रहा होता है, वाइब्रेशन स्टार्ट हो रही होती है, जो ये मूवमेंट जहाँ से स्टार्ट हो रहा होता है, मूवमेंट स्टार्ट जहाँ से हो रहा होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, फोकस बोलते हैं। ओके, तो जहाँ से ये अर्थक्वेक में जहाँ से ये मूवमेंट स्टार्ट हो रही होती है इंटीरियर ऑफ द अर्थ से, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, फोकस बोल देते हैं। और द प्लेस ऑन द सरफेस अबव द फोकस इज कॉल्ड एपिसेंटर। तो फोकस के ऊपर जो सरफेस ऑफ द अर्थ में, जो सरफेस में जो आपका पॉइंट होता है फोकस के जस्ट ऊपर, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एपिसेंटर बोलते हैं। और एपिसेंटर वो सेंटर होता है जहाँ पे आपका क्या होता है, सबसे ज़्यादा डैमेज देखने को मिलेगा। एपिसेंटर में क्या होता है, सबसे ज़्यादा डैमेज देखने को मिलता है। ये डैमेज क्यों सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है, क्योंकि एपिसेंटर जो होता है वो फोकस से सबसे नियरेस्ट पॉइंट होता है, सबसे क्लोजेस्ट पॉइंट होता है, इसलिए वहाँ पे जो अर्थक्वेक होता है वो बहुत ज़्यादा हिट करता है, उसकी जो स्ट्रेंथ होती है वो सबसे ज़्यादा होती है। ओके, एंड तब अब हम लोग पढ़ेंगे ये जो इसका आपका डायग्राम दिया हुआ है एक, उससे आपको मैं भी बताती हूँ कि क्या इसमें देखिए, ये जो आपको पॉइंट दिख रहा है ये आपका क्या है, ये फोकस है। ये फोकस कहाँ है, ये आपका ये जो रेड कलर का जितना आपका दिख रहा है ये आपका क्या है, एस्थेनोस्फेयर टाइप है। आप ये समझिए कि ये एस्थेनोस्फेयर है, या आप इंटीरियर ऑफ द अर्थ है, आप ये समझिए। अब ये क्या हुआ कि यहाँ से आपका क्या हुआ कि आपकी प्लेट्स में मूवमेंट हुई और यहाँ से क्या हुई, मूवमेंट स्टार्ट हुई। अब यहाँ से जब मूवमेंट स्टार्ट हुई तो सबसे पास का पॉइंट क्या है, इसके जस्ट ऊपर वाला पॉइंट। जैसे आप 90 डिग्री का एंगल ड्रॉ करिए तो ये वाला जो पॉइंट आया वो आपका क्या है, एपिसेंटर। ये आपका पॉइंट क्या है, एपिसेंटर। और यहाँ पे आपको क्या देखने को मिलेगा, सबसे ज़्यादा जो आपका डिस्ट्रक्शन देखने को मिलेगा वो आपको एपिसेंटर में देखने को मिलेगा। और जहाँ से ये आपका अर्थक्वेक ओरिजिन हो रहा होता है वहाँ पे क्या होता है, उसको हम लोग फोकस बोलते हैं। और यहाँ पे क्या होती है, सिस्मिक एनर्जी जो होती हैं वो मूव करती हैं। ओके, और जब हम अर्थक्वेक को पढ़ते हैं तो अर्थक्वेक में क्या होती है, 3 टाइप्स की वेव, 3 टाइप्स की आपको क्या होती हैं, वेव पढ़नी होती हैं, जो कि हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। आगे हम लोगों को ये भी पढ़ना होगा। तो इसमें आपको क्या है, आपको 3 टाइप्स की वेव देखने को मिलती हैं। एक फर्स्ट वाली जो वेव होती है वो होती है पी वेव, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स बोलते हैं। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपको मैचिंग में पूछ लेता है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछ लेता है, ज़रूर याद रखिएगा।
जो पी वेव्स होती हैं हमारी क्या होती हैं, लॉन्गिट्यूडनल। पी वेव्स का जो अनदर नेम है वो क्या है, पी वेव्स इज ऑल्सो कॉल्ड लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। एस वेव्स को हम लोग ट्रांसवर्स वेव बोलते हैं, और एल वेव को ही हम लोग लव वेव और ये सरफेस वेव बोलते हैं। जो अगर आपसे पूछा जाए मोस्ट डिस्ट्रक्टिव वेव कौन सी होती है, तो सबसे ज़्यादा डिस्ट्रक्शन जो वेव करती है वो आपकी कौन सी वेव है, एल वेव। एल वेव जो है सबसे ज़्यादा आपको डिस्ट्रक्शन करती है, सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचाती है, सबसे ज़्यादा डैमेज देती है। ओके, और जो पी वेव और जो एस वेव है ये हमारी कौन सी वेव है, ये दोनों वेव आपकी कौन सी है, ये आपकी दोनों वेव है बॉडी वेव। ओके, और जो पी वेव होती हैं वो किसकी तरह होती हैं, वो एज अ साउंड वेव होती हैं। ओके, एंड देन अब हम लोग पढ़ेंगे अर्थक्वेक का। ये आप देखिए इसमें से कितना डैमेज होता है, कितना अर्थक्वेक की वजह से आपको डैमेज देखने को मिलता है, इसको अब हम लोग पढ़ेंगे। और जो अर्थक्वेक होते हैं वो क्या है, अर्थक्वेक कैन नॉट बी प्रिडिक्टेड। अर्थक्वेक को आप क्या कर सकते हैं, प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आपको नहीं पता है कि इंटीरियर ऑफ द अर्थ में कब प्लेट्स की मूवमेंट होंगी, ये आप प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। इसलिए अर्थक्वेक को हम लोग क्या है, प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। बस हम लोग क्या कर सकते हैं कि जो इसका इम्पैक्ट है उसको क्या कर सके, मिनिमाइज कर सकें, और हम लोग क्या करें कि अर्थक्वेक आने से पहले उसके लिए क्या हो, प्रिपेयर हों। हम लोग बस यही कर सकते हैं कि इसका जो इम्पैक्ट है उसको कम कर सके, और हम लोग क्या हो, पहले से प्रिपेयर हो इसके लिए कि हम लोगों को कैसे अपनी सेफ्टी रखनी है। ओके, तो ये हमारा हो गया अर्थक्वेक। जब हम अर्थक्वेक में पढ़ेंगे तो उसमें क्या होता है, बहुत सारी चीज़ों को आपको क्या होता है, डैमेज होता है। आपको बहुत सारे एनिमल्स में डैमेज, मतलब आपको ह्यूमन लाइफ तो डैमेज होती ही है, किसी बहुत सारे लोगों की डेथ्स हो जाती है, और क्या है, बहुत सारे आपकी इकोनॉमी को भी बहुत ज़्यादा आपको डैमेज देखने को मिलेगा। अगर किसी भी स्टेट में अगर आया अर्थक्वेक तो उससे क्या होगा, बहुत सारी बिल्डिंग, रोड्स, कम्युनिकेशन के वो है मेथड्स, वो भी ब्रेक डाउन हो जाते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें क्या होती हैं कि इम्पैक्ट करती हैं। जैसे कि इसमें आपको कैसे, जब आपको कुछ प्रिडिक्शन मेथड हैं जिसके थ्रू हम लोग समझ सकते हैं कि अर्थक्वेक आने वाला है। तो इसमें लिखा है सम कॉमन प्रिडिक्शन मेथड, कुछ प्रिडिक्शन मेथड हैं जिसके थ्रू हम लोग जान सकते हैं कि क्या है, अर्थक्वेक आने वाला है। जैसे कि जो एनिमल्स होते हैं, एनिमल्स का जो बिहेवियर होता है उसको देख के, क्योंकि एनिमल्स को अर्थक्वेक आने से पहले पता चल जाता है कि अर्थक्वेक आने वाला है। जो स्नेक्स होते हैं वो क्या होते हैं कि अपने आप ही सरफेस पे आ जाते हैं। तो एनिमल्स के थ्रू हम लोग क्या कर सकते हैं कि पता लगा सकते हैं कि किस प्लेसेस पे क्या हो, उनके बिहेवियर से, कि शायद जो बिहेवियर चेंज हो रहा है एनिमल्स का, कहीं इसका रीज़न क्या है, अर्थक्वेक तो आने वाला नहीं है। तो इन सारी चीज़ों पे हम लोगों को ध्यान देना चाहिए। और ये आपकी एनसीईआरटी बुक में एक केस स्टडी दी हुई है, हम लोग इसको भी थोड़ा देख लेते हैं। अर्थक्वेक हिट्स भुज। तो अब हम लोगों को जो केस स्टडी है वो भुज की पढ़नी, और ये भुज कहाँ पे है, ये गुजरात में है। ओके, तो ये जो अर्थक्वेक आया था ये 26 जनवरी 2001 में आया था भुज में। और ये जो रिक्टर स्केल के थ्रू हम लोग क्या है, अभी इसमें आपको इसी चैप्टर में रिक्टर स्केल को भी पढ़ाएंगे। तो रिक्टर स्केल में इसका कितना पॉइंट था, 6.9। ये जो इसका मैग्नीट्यूड था वो कितना था, 6.9 था रिक्टर स्केल पे। मतलब जो 6.9 होता है ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग अर्थक्वेक होता है। ओके, तो ये मतलब बहुत ही भयानक अर्थक्वेक आया था भुज में 2001 में। और इसकी वजह से क्या हुआ था, फर्स्ट चीज़ तो इसमें क्या है कि स्कूल अफेक्ट किए थे, बहुत सारे स्कूल क्या हो गए थे, डैमेज हो गए थे। इसमें से 971 स्टूडेंट और 31 टीचर्स लॉस्ट हो गए थे, उनका कुछ पता ही नहीं चला। और क्या हुई थी कि आपके
जो स्कूल बिल्डिंग थी वो क्या हो गई थी, कोलैप्स हो गई थी। अब आपको क्या देखने को मिलेगा कि क्या है, पूरी सिटी में क्या हो गई थी, फायर इन द सिटी, हंड्रेड्स ऑफ फायर स्टार्टेड। तो बहुत सारी इसमें क्या हो गई कि फायर आपको देखने को मिली। फिर क्या है कि आपको इमरजेंसी डिक्लेयर कर दी गई थी, इमरजेंसी डिक्लेयर्ड इन अर्थक्वेक जोन। तो क्या हुआ था, प्रेसिडेंट ने क्या किया था कि आपने स्टेट में क्या की थी, इमरजेंसी डिक्लेयर कर दी थी। और जो गुजरात के सीएम हैं, चीफ मिनिस्टर है, उन्होंने क्या बोला कि जो आपके जो सेंटर गवर्नमेंट में लोग हैं वो क्या करें कि ये जो डिजास्टर आई है इससे डील करें वो लोग, क्योंकि ये बहुत बड़ी आपकी क्या हुई थी, लॉस हो गया था पूरी कंट्री को। ओके, तो इसकी वजह से आपको डिजास्टर की वजह से देखिए आपको क्या हुआ था, आपसे मैंने बोला था बहुत सारी चीज़ें डैमेज कर जाती हैं। फोन लाइंस डैमेज कर गई तो क्या हुआ कि कम्युनिकेशन प्रॉब्लम आपकी आ गई, वाटर पाइपलाइन डैमेज हो गई, आप लोगों को वाटर ही नहीं मिल रहा है, पावर सप्लाई आपकी डैमेज हो गई। तो इसकी वजह से क्या हो रहा है, बहुत सारी चीज़ें अफेक्ट कर रही हैं अर्थक्वेक से, इसलिए हमें लोगों को पहले से ही प्रिपेयर रहना चाहिए। अब ये जो मैं आपको बता रही थी रिक्टर स्केल, वो अब मैं इसमें बता रही हूँ कि ये क्या है। ये जो आप देख रहे हैं ये आपका सिस्मोग्राफ है। सिस्मोग्राफ मतलब जिससे, सिस्मोग्राफ का मतलब है जिससे आप अर्थक्वेक की मैग्नीट्यूड को मेज़र कर सकते हैं। वही उसको उस जो आपका इंस्ट्रूमेंट होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सिस्मोग्राफ बोलते हैं। ओके, एन अर्थक्वेक इज मेजर विथ अ मशीन इज कॉल्ड सिस्मोग्राफ। जिससे आप क्या कर सकते हैं, अर्थक्वेक को मेज़र कर लेते हैं, उसको हम लोग सिस्मोग्राफ बोलते हैं। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ अर्थक्वेक को मेज़र कर देते हैं। और जो अर्थक्वेक के मैग्नीट्यूड को हम लोग मेज़र करते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रिक्टर स्केल बोलते हैं। और जो सबसे लेस, बहुत ज़्यादा जो कम इफेक्ट करेगा अर्थक्वेक, वो आपका कितना होता है, 2। जिसको आपको अगर उसमें आपको जो डिजिट दी होती हैं, अगर उसमें क्या है 2 या 2 से कम है तो आपको क्या देखने को, लेस देन 2 अगर आपको देखने को मिल रहा है तो मतलब क्या है कि बहुत ज़्यादा कम इंटेंसिटी का आपका अर्थक्वेक आया है। और अगर आपको 5 से ज़्यादा देखने को मिलेगा तो उसका मतलब क्या है कि आपको डैमेज देखने को मिलेगा। और अगर आपको 7 देखने को मिल रहा है या 7 के अराउंड आपको देखने को मिल रहा है, मतलब आपका क्या है कि बहुत ज़्यादा इंटेंसिटी है। अगर आपको 7 देखने को मिल रहा है तो मतलब क्या है, बहुत ज़्यादा इंटेंसिटी है आपके अर्थक्वेक की, बहुत ज़्यादा मैग्नीट्यूड है और आपको बहुत ज़्यादा डैमेज भी देखने को मिलेगा। ओके, एंड देन अब हम लोग समझेंगे कि जो अर्थक्वेक है, इससे मैंने बोला कि इसके क्या हो सकता है, इसके अफेक्ट को सिर्फ मिनिमाइज किया जाता है। ऐसी कोई आपके पास टेक्निक नहीं है जिससे क्या करें आप अर्थक्वेक को आने से ही बंद कर दें। ऐसा कोई भी आपका हम लोगों के पास ये टेक्नोलॉजी नहीं है, क्योंकि ये आपका क्या है, ये नेचर है। और जैसे नेचर से वॉल्केनो आपको नहीं, आप प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हैं वो कब आपका इरप्ट हो जाए वॉल्केनो, उसी तरीके से आप अर्थक्वेक को भी प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हैं। तो क्या है, इसके आपके कुछ तरीके होते हैं जिससे क्या कर सके आप इसके डैमेज को कम कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि सेफ स्पॉट पे आपको खड़े होना है, सेफ स्पॉट पे रहना है। मतलब जब आपको लगे कि अर्थक्वेक आया तो आपको कहाँ है, अंडर द किचन काउंटर। तो जहाँ पे आप टेबल एंड डेस्क के नीचे आपको टेबल एंड डेस्क के नीचे किसी भी आपको टेबल अगर आपको आसपास है तो उसके नीचे आ जाना है। कोई आपको डेस्क दिख रही है आपको, जैसे कि वो आपको मैंने बताया कि जब आपको अभी केस स्टडी मैंने बताई तो उसमें क्या हुआ था कि बहुत सारी क्या हुई थी कि जो स्कूल की बिल्डिंग थी वो कोलैप्स कर गई थी। तो अगर बच्चे को, अगर वहाँ पे जो स्टूडेंट्स हैं उनको पता होता कि आप कैसे अपने आप को बचा सकते हैं तो वो क्या कर सकते थे, अर्थक्वेक में बच सकते थे। तो उसकी वजह से क्या हुआ कि आपको क्या होगा, अगर आपके आसपास कोई किचन काउंटर है तो आपको जो
किचन काउंटर के नीचे बैठ जाना है, अगर आपके आसपास कोई टेबल है तो उसके नीचे बैठ जाना है, अगर कोई डेस्क है उसके नीचे बैठ जाना है, या कोई बेड है, कुछ भी है तो आपको उसके नीचे बैठ जाना है, जिससे क्या हो कि आपको कुछ खास डैमेज ना हो। और स्टे अवे फ्रॉम, और कहाँ से आपको दूर रहना है, जो फायर प्लेसेस है वहाँ से आपको दूर रहना है, चिमनीज वाले एरिया से आपको दूर रहना है, ठीक है, और विंडोज से आपको दूर रहना है। ऐसी सारी जो चीज़ें हैं वहाँ से आपको क्या करना है, दूर रहना है, जहाँ से आपको क्या हो कि कुछ हार्म हो सके वहाँ से। जैसे फायर प्लेसेस में अगर आग लग जाएगी तो आप कहाँ जाएंगे, तो इसलिए जो भी फायर प्लेसेस है वहाँ से आपको क्या करना है, दूर रहना है। और बी प्रिपेयर, और क्या है, लोग प्रिपेयर रहना है कि अर्थक्वेक आ जाए तो आप वहाँ से बच जाएंगे। कैसे, अवेयर, ये आप कैसे बच सकते हैं, जब आपके यहाँ आप अवेयरनेस फैलाएं अपने फ्रेंड्स में, फैमिली मेम्बर्स में, तो क्या होगा कि आप क्या होंगे इस डिज़ास्टर से, जो ये डिज़ास्टर अर्थक्वेक और वॉल्केनोज जैसी आती हैं, तो उससे क्या होगा, आपको कम मिनिमाइज कर पाएंगे जो इसका इफ़ेक्ट होता है। अब हम लोग मेजर लैंडफॉर्म्स को पढ़ेंगे, क्योंकि अब हम लोगों ने इंडोजेनिक फोर्सेस में जो हम लोगों ने कैटेस्ट्रॉफिक या सडन फोर्सेस को देखा वो तो हम लोगों ने पढ़ लिया। अब हम लोगों को पढ़ना है जो एक्सोजेनिक फोर्सेस थे। एक्सोजेनिक फोर्सेस में अब हम लोगों को पढ़ना स्टार्ट करना है। जो एक्सोजेनिक फोर्सेस हैं उसको हम लोग जब आप मेजर लैंडफॉर्म्स में पढ़ेंगे तो आपको लैंडफॉर्म्स में टू टाइप के आपको फोर्सेस वर्क कर, टू टाइप के प्रोसेस होते हैं। एक आपका होता है वेदरिंग एंड दूसरा आपका होता है इरोजन। ओके, तो आपको टू टाइप के क्या होते हैं, टू प्रोसेसेस देखने को मिलते हैं। कोई भी लैंडफॉर्म अगर डेवलप हो रहा है तो उसमें लगातार टू टाइप के प्रोसेस वर्क करते हैं। फर्स्ट जो प्रोसेस वर्क करता है उसको वेदरिंग बोलते हैं, एंड सेकेंड जो होता है उसको हम लोग इरोजन बोलते हैं। वेदरिंग का क्या मतलब होता है कि वेदरिंग में क्या होता है कि वेदरिंग और इरोजन है क्या, वेदरिंग और इरोजन का मतलब हो रहा है कि कोई भी लैंडफॉर्म है वो क्या हो रहा है, वेदरिंग की वजह से क्या हो रहा है, छोटे छोटे टुकड़ों में क्या हो रहा है, उसके पार्टिकल्स टूट जा रहे हैं, और वो पार्टिकल्स क्या हो रहे हैं, एक जगह से दूसरी जगह पे क्या हो जा रहे हैं, ट्रांसपोर्ट हो जा रहे हैं। तो जो पार्टिकल्स आपके, जो पहले आपका जो लैंडफॉर्म था उसमें जब इरोजन हुआ तो उसका क्या हुआ, चीज़ें बदल गई। इरोजन हुआ तो वो क्या हुआ कि उसकी जो चीज़ें थी वो बदल गई। तो वेदरिंग क्या होती है, वेदरिंग इज अ ब्रेकिंग अप ऑफ द रॉक्स ऑन द अर्थ सरफेस। आपको मैंने क्या बताया कि कोई भी लैंडफॉर्म हो रहा है उसके क्या हो रहा है कि जो रॉक्स हैं वो क्या हो रही हैं, टूट, लैंडफॉर्म्स या किसी भी, अगर आप अर्थ सरफेस पे हैं तो क्या हो रहा है कि जो आपकी रॉक्स क्या हो रही हैं, छोटे छोटे टुकड़ों पे टूट रही हैं, तो उसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, वेदरिंग। एंड इरोजन इज वेयरिंग अवे ऑफ द लैंडस्केप बाय डिफरेंट एजेंट लाइक वाटर, विंड एंड आइस। इसके थ्रू क्या हो रही हैं कि जब, जैसे कि वाटर, विंड और आइस, ये आपके क्या होते हैं, ये एजेंट्स हैं। ये क्या कर रहे हैं कि आपके रॉक्स को ब्रेक डाउन होने में हेल्प कर रहे हैं, प्लस उसका ट्रांसपोर्टेशन करने में हेल्प कर रहे हैं। क्या हो रहा है कि विंड के थ्रू क्या हो रहा है कि एक जो आपके पार्टिकल्स हैं, रॉक पार्टिकल्स हैं, स्मॉल रॉक पार्टिकल्स क्या हो रहे हैं, एक जगह से दूसरी जगह तक ट्रांसपोर्ट हो जा रहे हैं। द इरोड मटेरियल्स इज कैरिड अवे और ट्रांसपोर्टेड बाय द वाटर, विंड एक्सेट्रा। ओके, इवेंचुअली डिपॉजिटेड। और क्या हो रहा है, जब आपके दूसरी जगह पे पहुंच जा रहे हैं तो वो क्या हो जा रहे हैं, किसी दूसरी जगह पे क्या हो जा रहे हैं, डिपॉजिट हो जा रहे हैं। दिस प्रोसेस ऑफ इरोजन एंड डिपोजिशन क्रिएट डिफरेंट लैंडफॉर्म ऑफ द अर्थ सरफेस। जो मैंने ये आपको बात बताई कि क्या हो रहा है कि इरोजन और वेदरिंग का क्या है कि आपको क्या है, वेदरिंग के कारण क्या हो रही है कि जो रॉक्स हैं वो छोटे छोटे पार्टिकल्स में टूट जा रहे हैं, और वो क्या हो जा रहे हैं, ट्रांसपोर्ट कर दे रहे हैं। कौन कौन से ट्रांसपोर्टेशन एजेंट्स कौन कौन से हैं, जो विंड है,
जो वाटर है ये क्या कर रही है कि एक जगह से दूसरी जगह तक वो जो स्मॉल पार्टिकल्स हैं उसको ट्रांसपोर्ट कर दे रहे हैं, और जब वो दूसरी जगह पे पहुंच जा रहे हैं तो वो क्या हो जा रहे हैं, वहां पे डिपॉजिट हो जा रहे हैं। तो जो डिपॉजिट हो गए दूसरी जगह पे, तो वो वाले लैंडफॉर्म आपके क्या कहलाएंगे, डिपोजिशनल लैंडफॉर्म कहलाएंगे। और जो आपका जो पहले जो फर्स्ट स्टेज पे जो आपका लैंडफॉर्म बना था वो आपका क्या हो जाएगा, जिसमें इरोजन हुआ। तो जिस जिस लैंडफॉर्म में आपका इरोजन हुआ तो वो कौन सा लैंडफॉर्म हो जाएगा, इरोजनल लैंडफॉर्म। और जो आपका दूसरी जगह पे जो पार्टिकल्स डिपॉजिट हो गए तो वहां पे जो नया लैंडफॉर्म बना उसको हम लोग क्या बोलेंगे, डेपोजिशनल लैंडफॉर्म। ओके, तो अब हम लोग पढ़ेंगे वर्क ऑफ द रिवर, रिवर का क्या वर्क है, और फिर हम इसमें से जो आपका दिया हुआ है कि इसमें कौन कौन से आपके वाटरफॉल्स बनते हैं, कहाँ कहाँ पे हैं, इसका भी कुछ फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है, इसको भी हम लोग देख लेंगे। ये आपको ये दिख रही होगी इमेज। इस इमेज में क्या है कि ये वाली जो आपको ब्राउन कलर की रॉक दिख रही है ये हमारी क्या है, हार्ड रॉक। और जो येलो कलर की रॉक है दिख रही है आपको, ये आपकी क्या है, सॉफ्ट रॉक। ओके, अब यहाँ से क्या हुआ कि रिवर क्या कर रही है, मूव कर रही है, यहाँ से उसका रिवर वाटर जा रहा है। जब रिवर वाटर जा रहा है तो मैंने क्या बोला था कि जो रिवर जो वाटर हुआ, एयर हुआ, आइस हुआ, ये क्या होते हैं, इरोजन के क्या होते हैं, एजेंट होते हैं। ये इरोड भी करते हैं लैंडफॉर्म को, प्लस आपका ट्रांसपोर्टेशन भी करते हैं। तो क्या हुआ, इरोजन की वजह से क्या हो रहा है, ये हार्ड रॉक तो क्या हो रही है, कम रेट से इरोड हो रही है, पर ये सॉफ्ट रॉक है वो क्या कर रही है, ज़्यादा रेट से इरोड हो रही है, क्योंकि सॉफ्ट चीज़ है तो वो बहुत जल्दी इरोड हो जाएगी। और वाटर में क्या है, जब वाटर ऊपर से आई है आपके हिमालय से या ग्लेशियर से, तो वहाँ क्या है, उसमें से पहले से ही बहुत सारे रॉक पार्टिकल्स हैं, तो उसके थ्रू क्या होता है कि उन इरोजन स्टार्ट हो जाएगा, और वो क्या कर देगी कि जो यहाँ की जो हार्ड रॉक और सॉफ्ट रॉक है उसमें से इरोजन कर देगी, और उस तरीके से हमारा क्या बनेगा, वैली बनेंगी और वाटरफॉल जिसकी वजह से बन जाएगा। तो इसमें देखिए आपको क्या लिखा है, द रनिंग वाटर इन द रिवर इरोड्स द लैंडस्केप। ये जो रनिंग वाटर है वो क्या कर रहा है कि लैंडस्केप को इरोड कर दे रहा है। अब ये जो रनिंग वाटर है, क्यों, क्योंकि रनिंग वाटर में क्या हो रहा है, बहुत सारे रॉक्स के पार्टिकल्स हैं। जब वो ये जो आपकी ये वाली लैंडफॉर्म जो है हार्ड रॉक सॉफ्ट रॉक, इससे क्या कर रही है, जब इसमें से क्या कर रही है, इरोजन पैदा हो जा रहा है, जब आपका इसमें घिसाव होता है तो उस वजह से क्या होता है कि ये वाली जो लैंडफॉर्म है वो क्या हो जाएगी, इरोड हो जाएगी। और यहाँ पे क्या होंगे, स्टीप एंगल्स ओवर वेरी हार्ड रॉक एंड डाउन अ स्टीप वैली साइड इन फॉर्म अ वाटरफॉल। और ये आपको यहाँ पे क्या देखने को मिल रहा है, ये आपका क्या बन गया है, ये एक वाटरफॉल बन गया है। अब इसमें से कुछ फैक्चुअल इंफॉर्मेशन दी गई है, उसको हम लोग देख लेते हैं। जो हम लोगों का हाईएस्ट वाटरफॉल है वो कहाँ में है, जो हमारा हाईएस्ट वाटरफॉल है जिसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, एंजल फॉल, ये कहाँ पे आपको मिलेगा, वेनेजुला में मिलेगा, जो कि साउथ अमेरिका में है। ओके, और हमारा कुछ और वाटरफॉल है, नाइग्रा फॉल्स आपको मिलेगा, जो कि कहाँ पे आपको लोकेट है, जो हमारा लोकेट है कनाडा और यूएसए में, जो कि हमारा किस में आता है, नॉर्थ अमेरिका में आता है। तो ये कुछ वाटरफॉल्स हैं जिसके बारे में दिया हुआ है। ये जो इमेज दी हुई है ये भी देखिए नाइग्रा वाटरफॉल की दी हुई है। और ये इसमें देखिए और भी विक्टोरिया फॉल्स देखने को मिलेगा। ये इसमें बहुत सारे बहुत सारे वाटरफॉल दिए हुए हैं। ओके, तो ये आपका हो गया। अब आपको इसमें ये पढ़ना है, क्या पढ़ना है कि जो रिवर्स हैं, पहले तो आपको मैंने क्या बताया कि वो वाटरफॉल्स बना रही हैं, देन और क्या, अब रिवर्स में हम लोग क्या बोल रहे हैं, वाटरफॉल के बाद वो क्या बोल रही हैं, मीएंडरिंग भी कर रही हैं। तो वाटरफॉल क्या हो रहा है, वाटरफॉल तो बना ही रही हैं रिवर्स, और भी कुछ लैंडफॉर्म बना रही हैं।
इसमें से हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, मीएंडरिंग। अब ये मीएंडरिंग क्या है, ये अगर आप देखें तो ये क्या हो रही हैं, स्नेक लाइक मूव कर रही हैं। ये जो आपकी मूवमेंट है जो स्नेक के शेप में है, तो इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, मीएंडरिंग बोलते हैं। ओके, तो अब आपको ये पता चल गया होगा ये मीएंडरिंग क्या है। अब इसके बाद आपको और भी मीएंडरिंग की वजह से और सारे लैंड फॉर्म भी बना है। पहले ये बताइए, आपको वाटरफॉल समझ आ गया। वाटरफॉल क्या हो रहा है कि जब आपकी ग्लेशियर से जब आपकी रिवर मूव कर रही है, रनिंग वाटर है, तो उसकी वजह से क्या होगा कि जो हार्ड रॉक सॉफ्ट रॉक है उसको इरोड कर देगा, जो वाटर है उसकी वजह से क्या हो जाएंगे, वाटरफॉल्स बन जाएंगे। अब जब वाटरफॉल्स बने तो उसके बाद क्या है, जो रिवर है वो क्या हो रहा है, जैसे स्नेक चलता है वैसे ही क्या हो रही हैं, रिवर्स भी मूव कर रही हैं। तो जो इस टाइप का जो मूवमेंट है जो एस शेप में बनाती जाती हैं, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, मीएंडरिंग बोल रहे हैं। ओके, ड्यू टू द कॉन्टिन्यूअस इरोजन एंड डेपोजिशन along the sides of meanders, the ends of meander loop come closer and closer। तो इसका आपको देखिए, इसका क्या है, अब ये जो ऑक्सबो लेक आप देख रहे हैं, ऑक्सबो लेक का क्या है कि ऑक्सबो लेक कैसे बन रही है। अब ये क्या हो रहा है, ये जो रिवर्स थी वो पहले यहाँ से मूव कर रही थी, ऐसे रिवर जो पहली आपकी थी ओल्ड स्टेज में वो ऐसे मूव कर रही थी पहले। अब क्या हुआ कि रिवर ने अपना पाथ चेंज कर दिया। आपकी वर्ल्ड की हर रिवर क्या होती है, अपना पाथ चेंज करती हैं। तो अब इसका चेंज करने का रीज़न क्या होता है, अगर कभी रिवर में वाटर का अमाउंट ज़्यादा हो गया तो क्या होगा कि वो अपना पाथ चेंज कर देंगी। अगर क्या हुआ कि किसी वजह से आपका जो सी वाटर लेवल है वो नीचे चला गया तो आपका रिवर का पाथ चेंज हो जाएगा। सी वाटर लेवल ऊपर चला गया तो आपका जो रिवर का पाथ है वो चेंज हो जाएगा। अगर रिवर की वेलोसिटी बढ़ गई तो आपका रिवर का पाथ चेंज हो जाएगा। तो इस वजह से क्या हुआ कि किसी भी वजह से क्या होता है, बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जिसकी वजह से क्या होता है, रिवर्स अपना पाथ चेंज करती हैं। जैसे आप इंडिया में ही देखें तो गंगा ने अभी तक पता नहीं कितने ही अपने पाथ चेंज किए हैं। तो क्या है कि बहुत सारी रिवर्स क्या होती है, अपना पाथ चेंज करती हैं। और जब उन्होंने अपना पाथ चेंज किया तो क्या हुआ, ये वाला जो एरिया था, ये वाला जो आपको एरिया दिख रहा है, ये क्या हुआ, यहाँ से आपका जो मेन रिवर थी उससे क्या हो गया, डिटैच हो गया। और जैसे ही ये क्या हुआ, डिटैच हो गया, तो ये जो लूप आपका बन रहा है, ये लूप लाइक जो स्ट्रक्चर है, यहाँ पे एक क्या हो गई ये जो आपका लूप जैसा बन गया, और इसमें कौन सा वाटर है, इसमें आपका रिवर का वाटर है। तो ये जो आपको शेप दिख रहा है यहाँ पे, ये वाला शेप, इसी शेप को आप लोग क्या बोलते हैं, हम लोग ऑक्सबो लेक। ये जो आपको शेप दिख रहा है यही आपका क्या है, ऑक्सबो लेक। इसको आप ये इसको ऑक्सबो लेक नाम क्यों दिया गया, क्योंकि अगर आप इसका शेप देखें तो ये कैसा होता है, जैसे आप जानवरों के खुर देखते हैं पैरों के, वैसे देखिए ये शेप है, इसीलिए इसका नाम क्या रख दिया गया, ऑक्सबो लेक। ऑक्सबो मतलब ऑक्स के जो खुर होता है उसकी तरीके इसका शेप है। ओके, तो ये आपका क्या हो गया, ऑक्सबो लेक हो गया। अब आपको क्या पढ़ना है, फ्लड प्लेन। फ्लड प्लेन क्या होते हैं, जो आपके फ्लैट फर्टाइल एरिया होते हैं। जब आपकी फ्लड्स आती हैं और वहाँ पे क्या होता है, बहुत सारे एज इट फ्लड्स इट डिपॉजिट्स लेयर ऑफ फाइन सॉइल। उसमें क्या होता है, बहुत छोटे छोटे सॉइल पार्टिकल्स और जो बहुत ज़्यादा फाइन मटेरियल्स होते हैं, जो सेडिमेंट्स होते हैं, वो क्या कर देती हैं, रिवर्स के बैंक्स में इकट्ठा कर देती हैं। और ये जो प्लेन्स होते हैं ये क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा फर्टाइल होते हैं, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, फ्लड प्लेन्स। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड फ्लड प्लेन्स। ओके, एंड अब हम लोग पढ़ेंगे लेवीज। लेवीज क्या होते हैं, ये जो लेवीज हैं इसको भी आप देख लें, ये कहाँ पे आपको मिलेंगे, बैंक्स में देखने को मिलेंगे, रिवर के बैंक्स में देखने को मिलेंगे। और ये अगर आप इसमें देखें तो ये जो आपको
ये जो शेप दिख रहा है, ये वाला शेप, ये आपका क्या है, लेवीज है। और ये वाला जो ग्रीन वाला एरिया जो आपको दिख रहा है, ये आपका क्या है, फ्लड प्लेन्स है। ओके, अब हम लोग डेल्टाज के बारे में पढ़ते हैं। ओके, अब हम लोगों को किसके बारे में पढ़ना है, अब हम लोगों को डेल्टा के बारे में पढ़ता है, रिवर डेल्टा। अब डेल्टा ये बन कैसे रहे हैं, डेल्टा कैसे बनना है कि ये रिवर का जो माउथ है, मेन रिवर का ये माउथ है, यहाँ पे क्या हुआ, सेडिमेंटेशन हुआ, और ये जो ट्रायंगल लाइक स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है, ये आपका क्या है, आपका डेल्टा है। ये वाला जो ट्रायंगल लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये आपका क्या है, डेल्टा है। ओके, तो इसमें क्या हो रहा है कि माउथ पे क्या, जब रिवर के माउथ पे आप जैसे ही आप अगर देखें तो अगर आप कभी नॉर्थ में जाएं, हिमालयाज में या जम्मू में, तो जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश यहाँ देखें तो यहाँ पे उत्तराखंड, जैसे गंगोत्री, जब आप गंगोत्री पे जाएं तो वहाँ पे क्या है कि रिवर का जो फ्लो है, जो रिवर में वेलोसिटी है, वो बहुत ज़्यादा है। और धीरे धीरे जैसे आप यूपी में आएंगे, बिहार में आएंगे, तो वो जो वेलोसिटी है वो क्या हो जा रही है, कम हो जा रही है। और जब ये बे ऑफ बंगाल में गिरेगी तो वहाँ पे क्या होगा, वहाँ के माउथ पे क्या होगा कि बहुत कम वेलोसिटी होती है। तो जो रिवर की वेलोसिटी होती है वो क्या होती है, बहुत ज़्यादा कम होती है। रिवर की जो वेलोसिटी होती है वो बहुत ज़्यादा कम होती है। इस वजह से क्या होता है कि जो डिपॉजिट्स होते हैं वो क्या होते हैं, रिवर के माउथ पे जो उसके जो सेडिमेंट, जो फाइन मटेरियल्स वाले सेडिमेंट्स होते हैं वो वहाँ पे डिपॉजिट हो जाते हैं रिवर के माउथ पे। और इस वजह से क्या होता है, द कलेक्शन ऑफ सेडिमेंट फ्रॉम ऑल द माउथ फॉर्म्स अ डेल्टाज। इसकी वजह से क्या होता है, आपके डेल्टाज का फॉर्मेशन हो जाता है। ये आपकी मेन रिवर है, मेन रिवर ने सेडिमेंटेशन किया, आपकी जो उसकी ट्रिब्यूटरीज थी उसने सेडिमेंटेशन किया, और आपका क्या हो गया, डेल्टा फॉर्म हो गया।